गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी बोल सकते हैं, मॉडल बोल सकते हैं, उसको लॉ बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या कि सेज लॉ ऑफ मार्केट के बारे में हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। क्या होता है हिंदी में, इसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं से का बाजार नियम। किसने दिया दोस्तों? ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी हमने पढ़ा था, जब 3 तरह की फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ी थी ना, उसमें सेज लॉ ऑफ मार्केट भी एक था। यानी कि अगर इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर लाने के लिए उसको एक इंस्ट्रूमेंट था ये सेज लॉ ऑफ मार्केट। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका जो कथन क्या है, मेन टैगलाइन क्या है इस थ्योरी की, इस लॉ की, कि जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड को अपने आप जनरेट कर लेती है, पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, ठीक है। आई बात समझ में। फिर यहाँ बात करते हैं, ये जो थ्योरी है ये दी किसने? ये दी थी दोस्तों जे बी सेन ने दी थी, ठीक है। एक बुक लिखी थी इन्होंने, कौन सी? ट्रेट डी इकोनॉमिक पॉलिटिक इन्होंने एक बुक लिखी थी, और इसी बुक के माध्यम से इन्होंने सेज लॉ ऑफ मार्केट को डेवलप किया था दोस्तों, ठीक है। कौन सी बुक जे.बी. सेन ने इस थ्योरी को दिया? कौन सी बुक थी? ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक। और इस थ्योरी को इसी बुक के माध्यम से जो है रिप्रेजेंट किया गया है, डेवलप किया गया है, इसी बुक के अंदर से इसको निकाला गया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये नियम जो है ये कहता क्या है? ये नियम कहता है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। यानी कि जो सप्लाई होती है ना, वो अपने आप डिमांड जनरेट कर लेती है। यानी कि मान लो अगर किसी फर्म के अंदर 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, तो वो 1 लाख रुपए का जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई हो गई। जब मार्केट में वो जाएगा तो क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। वो सप्लाई अपने आप मार्केट को जनरेट कर लेगी, ठीक है। और वहाँ पर क्या है? डिमांड 1 लाख रुपए की सप्लाई है तो 1 लाख रुपए की डिमांड वहाँ पे आ जाएगी मार्केट में ऑटोमेटिकली, ठीक है। कैसे आ जाएगी वो बात करते हैं बाद में। लेकिन अभी से का बाजार नियम है, उसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को इसलिए सेल करता है ताकि उसे यानी एक प्रोड्यूसर होता है, वो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल इसलिए करता है क्योंकि वो इसके बदले में और वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि जो पूर्ति है अपनी मांग का निर्माण कर कैसे लेती है, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो कोई एक फैक्ट्री है, कोई एक फर्म है, ठीक है। इस फर्म के अंदर क्या है? 100 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। 100 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर जो लेबर लगी हुई है, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो चाहिए ना, उत्पादन के साधन चाहिए। उन उत्पादन के साधनों को क्या है? 100 करोड़ रुपए वेजेज के रूप में ये फर्म दे देती है, ठीक है। यानी कि जितनी पैसे की चीज़ बनाई उतना ही पैसा इन्होंने
वेज के रूप में दे दिया। यानी कि वेज के रूप में जब लोगों को पैसा मिला, जो लेबर थी वहाँ पर, उस लेबर को जब पैसा मिला तो वो सारे के सारे पैसे से क्या करेंगे, इस डिमांड को परचेज कर लेंगे, इस सप्लाई को क्या है, परचेज कर लेंगे, यानी कि डिमांड क्रिएट कर देंगे। अगर 100 करोड़ रुपए फैक्टर पेमेंट के रूप में लेबर को मिली है तो वो लेबर क्या करेगी, अपनी इनकम को सारी की सारी को खर्च कर देगी उसी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये थ्योरी यही बताती है हमारे को, अपने तरीके से नहीं सोचना, ठीक है ना। जो हमारे को बता रखा है वही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो जेबी सेठ जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने यही कहा था कि जो पूर्ति है वो अपनी मांग का निर्माण स्वयं कर लेती है। यानी अगर 100 करोड़ रुपए की सप्लाई, ये सप्लाई है, ये अपनी डिमांड जनरेट कैसे करेगी, क्योंकि इस 100 करोड़ रुपए की सप्लाई को बनाने के लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ना, यानी उत्पादन के साधन चाहिए ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे चाहिए। तो इन सब लोगों को भी क्या है, 100 करोड़ रुपए वेजेस के रूप में दे दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, ये जो 100 करोड़ रुपए इन लोगों को मिले हैं, ये उनकी डिमांड क्रिएट करेंगे। डिमांड क्रिएट करके ये सारा प्रोडक्ट खरीद लेंगे और ख़रीदने के बाद क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाएगी, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी फर्म के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है जिसकी प्राइस है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की कार जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। इस कार को बनाने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए, यानी कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट तैयार हुआ, तो अब इस प्रोडक्ट को तैयार करने में हेल्प किसने की, इन लोगों ने की ना। तो इन लोगों को भी कुछ पेमेंट मिलेगी। तो इन लोगों को जो पेमेंट मिलती है ना, वो जेबी से के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख रुपए मिलते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे और उस गाड़ी को क्या कहे, खरीद लेंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है, यानी कि जितनी सप्लाई हुई उतनी ही डिमांड क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये इतनी बात है यहाँ पर। फिर इसके बाद में देखते हैं दोस्तों इसकी अजम्पशन के बारे में बात करते हैं, 1 बाय 1 अजम्पशन के बारे में बात करते हैं। अजम्पशन के ऊपर कोई भी थ्योरी होती है, कोई लॉ होता है, मॉडल होता है, वो अजम्पशन के ऊपर बेस होता है। क्योंकि इकोनॉमी के जो लॉ होते हैं ना, इकोनॉमिक्स के जितने भी मॉडल है, लॉ है, वो यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है ना, जो मार्जिनल डिमिनिशिंग जो यूटिलिटी का लॉ है, उस लॉ को छोड़कर जो बाकी जितने भी लॉ हैं वो क्या है, यूनिवर्सल नहीं है। इसलिए वो किसके ऊपर बेस है, वो बेस है किसके ऊपर, अजम्पशन के ऊपर बेस है। तो सबसे पहले यहाँ पर अजम्पशन ली गई है परफेक्ट कंपटीशन की। क्या ली गई है, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने दोनों थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से बता दिया था आपको। सेम प्राइस होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, और जो ये दोनों एक ही चीज़ होती है, इज इक्वल टू डिमांड होता है और इज इक्वल टू प्राइस होता है। ये एक ही लाइन के ऊपर होती हैं सारी चीज़ें। जैसे हम डायग्राम बनाते थे ना, ये वाला, यहाँ पर AR इज इक्वल टू MR, ये परफेक्ट कंपटीशन में बनाते थे। ठीक है ना, यही प्राइस होती थी, यही डिमांड होती थी,
एक्स ओ वाई प्राइस क्वांटिटी। आई बात समझ में? उसी प्रकार से जो है वो परफेक्ट कंपटीशन ये होता है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता इस बाजार में पाई जाती है। जब मार्केट के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाएगी तभी ये लॉ जो है हमारा मार्केट के ऊपर हम अप्लाई इसको कर सकते हैं, नहीं तो ये मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद में परफेक्ट कंपटीशन का एक और मतलब भी है, अगर बाई चांस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इन दोनों के अंदर क्या है असंतुलन स्थापित हो जाता है तो क्या होगा, मार्केट फोर्सेस, बाजार के अंदर जो शक्तियां होगी, मार्केट फोर्सेस होंगी, वो इनको दोबारा बराबर कर देगी, यानी इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर दोबारा ले आएगी इनको। ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद में अगली जो है हमारी फ्लेक्सिबल प्राइसेस, यानी कि जो प्राइस होते हैं प्राइस क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि मजदूरी जो हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, वेजेस प्राइस, ठीक है, और क्या पढ़ा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। ये सारे फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि इनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद में है इसकी तीसरी जो जंक्शन है वो है मनी इज़ ए वेल, यानी क्या है, मनी मुद्रा एक आवरण है, यानी कि मुद्रा का प्रयोग हम मनी का यूज हम क्या कर सकते हैं, ओनली मीडियम ऑफ यानी इससे हम वस्तुएं सेवाएं खरीद सकते हैं। ठीक है। फिर आगे है नो होर्डिंग। नो होर्डिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये थ्योरी कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने पास पैसा सेव नहीं रखेगा, कोई भी व्यक्ति अपने पास पैसा बचा कर नहीं रखेगा, उसको सारा का सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं नो होर्डिंग। यानी मनी का अगर कोई संचय कर लेगा तो ये थ्योरी जो है मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब मान लो आपको 10,000 रुपये इनकम हुई और आपने क्या कर दिया, उन 10,000 रुपये को ही एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक है। उस 10,000 रुपये को एक्सपेंड कर दिया, तो तब ये थ्योरी जो है वो मार्केट के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। फिर इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं स्टेट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जो राज्य होता है वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, राज्य हस्तक्षेप नहीं करता बाजार के अंदर। ठीक है ना। जैसे लेजिज फेयर पॉलिसी थी, उसके अंदर तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात थी कि सरकार जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। यहाँ पर स्टेट की बात है कि राज्य सरकार जो है वो न्यूट्रल होगी, वो किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भाग नहीं लेगी। फिर इसके बाद में दोस्तों आगे आता है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कैपिटल और जो लेबर है उसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी घटा सकते हैं, हमारे पास ये अवसर होता है। ठीक है। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, असीमित अवसर होते हैं हमारे पास कि कितनी भी बार हम पूंजी को कम करें चाहे बढ़ाएं, लेबर को कम करें चाहे बढ़ाएं, ये हमारे हाथ में होता है। अगर ऐसा होता है तो ये थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट करती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, यानी कि बाजार का आकार बढ़ता जाता है जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी, मार्केट साइज भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी मार्केट का साइज भी
बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग पीरियड की। ये जो थ्योरी है लॉन्ग पीरियड के अंदर अप्लाई होती है, लॉन्ग पीरियड के अंदर लागू होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि शॉर्ट पीरियड के अंदर आंशिक बेरोजगारी हो सकती है, इसलिए शॉर्ट पीरियड के अंदर नहीं लागू होती है। ये कहाँ होती है? लॉन्ग पीरियड में होती है, क्योंकि वहाँ पर आंशिक बेरोजगारी नहीं होती, शॉर्ट टर्म के लिए बेरोजगारी वहाँ पर नहीं होती। फिर आगे है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंस, यानी कि सेज जेबी से ही ये कहते हैं कि अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो वो मार्केट में सर्वे करेगा, चेक करेगा कि जो कंज्यूमर है वो कौन सी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है, वो किन चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं, कैसी क्वालिटी चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या उसकी प्राइस होनी चाहिए, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में जो है ध्यान रखकर ही प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता जो होता है वो सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है, उसको सभी चीज़ें उपलब्ध करवानी ज़रूरी होती है। एक मार्केट का फ़र्ज होता है कि उसको सभी चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं थ्योरी की एक्सप्लेनेशन, यानी सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है वो दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम, एक तो बार्टर इकोनॉमी के अंदर और एक मनी इकोनॉमी के अंदर, मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर। दोनों जगह सेज लॉ ऑफ मार्केट काम करता है, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है वो बार्टर इकोनॉमी कौन सी होती है? वस्तु विनिमय, यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन करता है तो वो प्रोडक्शन को लेकर मार्केट में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वस्तु के बदले में उसको वस्तु चाहिए, ठीक है ना। बस इतनी बताती है थ्योरी कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इसलिए बेचने जाता है क्योंकि वो वस्तु के बदले में वस्तु लेना चाहता है, यानी कि जो वो सप्लाई कर रहा है ना वो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। जो सप्लाई वो करने जा रहा है तो वो वही एग्रीगेटेड डिमांड करने वाला भी बंदा बन जाएगा। मान लो मेरे पास चावल है 5 किलो, मेरे पास चावल है, मैं मार्केट में गया, मुझे गेहूं चाहिए 2 किलो, तो मैं गेहूं बेचने वाले बंदे के पास जाऊंगा और वहाँ पर देखूंगा कि वो बंदा भी क्या है, चावल बेच रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो है चावल उसको दूंगा और गेहूँ उससे ले लूँगा, ठीक है ना। जब मैंने लिया तो मैंने क्या की, डिमांड की, जब मैंने दिया तो मैंने क्या किया, सप्लाई की। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती है। बार्टर जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है उसके अंदर भी सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है वो लागू होता है, ठीक है। इतनी बात बतानी है आपको इसमें। फिर दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्या है, सेज लॉ एंड मॉनेटरी इकोनॉमी। सेज लॉ ऑफ मार्केट इन मॉनेटरी इकोनॉमी, यानी कि मौद्रिक, इस बार क्या है, अर्थव्यवस्था मौद्रिक है तो पैसे की बात करेंगे हम। यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को तैयार करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उस प्रोडक्शन को मार्केट में लेके आएगा, उसको बेचेगा और पैसे प्राप्त करेगा और उस पैसे से उसको जो और चीज़ें चाहिए वो खरीद लेगा। कहने का मतलब कि ये बार्टर सिस्टम के अंदर भी अप्लाई होती है थ्योरी और यहाँ पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। फिर दोस्तों इसका एक सर्कुलर फ्लो हम देख लेते हैं। सर्कुलर फ्लो क्या कहता है इस थ्योरी का, वो लास्ट टॉपिक है बस, फिर ये थ्योरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मान लो सबसे पहले शुरू होता है ये प्रोडक्शन से। ₹100 करोड़ का क्या होता है, प्रोडक्शन। ₹100 करोड़ का प्रोडक्शन होता है।
इन 100 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन को जब हम मार्केट में लेके जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई। क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ इन 100 करोड़ रुपए की सप्लाई हम मार्केट में दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो प्रोडक्शन तैयार हुआ था, यानी उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए थे ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको भी क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो ये फर्म है ना, तो ये जो फर्म है ये 100 करोड़ रुपए ही क्या कर देगी? फैक्टर पेमेंट है, 100 करोड़ रुपए फैक्टर पेमेंट कर देगी। जब फैक्टर पेमेंट कर देगी तो जो काम करने वाले जो लोग थे, जो लेबर तबका था, उनके पास क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी ना। 100 करोड़ रुपए क्या आ जाएंगे उनके पास? जब ये 100 करोड़ रुपए फैक्टर पेमेंट लोगों के पास आ गई, तब वो क्या करेंगे? 100 करोड़ रुपए की क्या करेंगे? डिमांड जनरेट कर देंगे। और 100 करोड़ रुपए की डिमांड जनरेट करेंगे तो फिर क्या होगा? ये पैसा एक फर्म के पास चला जाएगा। तो एक सर्कुलर फ्लो होता है, ठीक है ना इसका कोई एंड पॉइंट होता है, ना इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। सर्कुलर फ्लो के अंदर ये चीज़ें चलती रहती है कि, और यही जो है वो लॉ है, सेज लॉ ऑफ मार्केट, यानी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं करती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, या ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो फीडबैक देना ज़रूरी है दोस्तों, कमेंट किया करो। और अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर करना हो तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने की। थैंक यू।